नमस्कार, मैं अजय गोरखा। मोदी काल में हम दो युद्ध हार गए हैं। आज के आधुनिक युद्ध में युद्ध कौशल, युद्ध रणनीति ने बहुत आधुनिक छलांग लगाई है। प्राचीन तलवार, खुखरी, धनुष्बाण, भाला, हाथी, घोड़े, ट्रेंच वॉरफेयर, टैंक वॉरफेयर, कैनन वॉरफेयर, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल से लेकर आज ड्रोन वॉरफेयर तक पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर हथियार अब सिर्फ परमाणु प्रतिरोध के लिए दिखावटी शक्ति तक सीमित हो गई है। भविष्य का युद्ध विज्ञान अब सैटेलाइट, स्पेस, रोबोटिक वॉरफेयर की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन के व्यापक प्रयोग और उसकी सफलता ने भारत को भी सैन्य खर्च में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। भारत ने मानव संसाधन पर होने वाले खर्च को कम करते हुए अग्निवीर योजना के तहत अधिक किफायती सैनिक तैयार किए और बची हुई राशि से आधुनिक ड्रोन व रोबोटिक युद्ध प्रणाली को उन्नत किया। ऑपरेशन सिंदूर में भी आधुनिक ड्रोन ने भारत को जीत दिलाई, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। भारत केवल एक बार 1962 के चीन के खिलाफ युद्ध में हारा था, लेकिन मेरे विश्लेषण के अनुसार भाजपा और मोदी के नेतृत्व में भारत 2 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध में हार चुका है। पहली बार 2019 पुलवामा हमले के बाद लड़ाकू पायलट अभिनंदन से जुड़े संघर्ष में और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर में। उदाहरण के लिए मान लिए कि मोहल्ले के एक सामान्य लड़का माइक टाइसन को चुनौती देता है। माइक टाइसन को भी यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। दोनों रिंग में उतरते हैं। लड़ाई का नतीजा बराबर हो जाता है। अब सवाल उठता है कि विजेता कौन? क्या उस लड़के की प्रतिष्ठा बढ़ी या माइक टायसन की रैंकिंग गिरी? यह स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में रही है। पाकिस्तान ने थर्ड पार्टी के माध्यम से आतंकवाद को उकसाने के आधार पर भारत ने आक्रमण किया। युद्ध विराम हुआ और पाकिस्तान ने हमारे पायलट को सुरक्षित वापस लौटा दिया और प्रचार किया कि युद्ध शुरू करना सहज है, पर युद्ध समाप्त करना कठिन है। हम युद्ध नहीं चाहते, दोस्ती चाहते हैं, ऐसा बोला आमिर खान। क्या एक खान थे उसके? इमरान खान ने, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। दूसरे ऑपरेशन सिंदूर में यह साबित हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को गिराया। इसके बाद युद्ध विराम हुआ। मोहम्मद गौरी ने 16 बार आक्रमण किया था और अंत में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मार दिया। इसी तरह भारत ने 1950, 65, 71 युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन हाल 2 युद्ध बराबर रहे। अब भविष्य के युद्ध में संभवतः पाकिस्तान भारत पर विजय हासिल कर सकता है। भारत युद्ध में क्यों हारा? भारत की कूटनीति असफलता हुई, विदेश नीति असफल रही, लेकिन गौरवशाली भारतीय सशस्त्र बल क्यों असफल हुए? क्या भारतीय सशस्त्र बल स्वाभाविक रूप से कमजोर हो रहे हैं या किसी शक्ति द्वारा योजनाबद्ध रूप से कमजोर किया जा रहा है? अगर ऐसी है तो क्या इस अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रभाव है या देश के अंदर मौजूद कुछ शक्तियों का? भारत की राष्ट्रीयता पाकिस्तान और चीन जैसे स्पष्ट नहीं है, बल्कि बिखरी हुई और अस्पष्ट है। कई परिस्थितियों में आम जनता राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी दोनों रूप में देखती है। इस तरह कई स्थितियों में राष्ट्रप्रेमी भी देशद्रोही प्रतीत होते हैं। इस कारण भारत कई मोर्चे पर युद्धरत है। ऐसे परिस्थितियों में बूट्स ऑन द ग्राउंड, तकनीकी उन्नति, डिप्लोमेसी, डायलॉग तीनों की आवश्यकता होती है। बूट्स ऑन द ग्राउंड अर्थात जो थल सेना द्वारा भूमि पर प्रभाव स्थापित करना। भारत ने स्वतंत्रता के बाद 1950, 62, 65, 70, 2019 और 2025 के युद्ध लड़े। 1962 को छोड़कर अधिकांश युद्धों में भारतीय सशस्त्र बल ने जीत हासिल की। इन युद्धों के अलावा भी कश्मीर, खालिस्तान, नागालैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में युद्ध जैसी परिस्थितियों में भारतीय सेना सक्रिय रही। आंतरिक संघर्षों में भारतीय सेना की भूमिका। नागालैंड विद्रोह को नियंत्रित करने में सफलता मिली। खालिस्तान उग्रवाद को समाप्त करने में भी भारत सफल रहा, लेकिन लाखों सैनिकों की उपस्थिति के बावजूद कश्मीर में आतंकवाद पूर्ण उन्मूलन नहीं हो पाया। युद्ध के प्रमुख कारक मोटिवेशन। युद्ध का प्रमुख आधार मोटिवेशन होता है, जो समाज, धर्म, सभ्यता, राष्ट्रीयता के जरिए बौद्धिक ब्रेन वॉश के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यदि स्तरीय ब्रेन वॉश और मजबूत प्रेरणा न हो तो कोई जाति, धर्म, भूमि या समाज के लिए संघर्ष नहीं कर सकता। बिना प्रेरणा के कोई घर परिवार छोड़ने, हथियार उठाने, गोली चलाने या हत्या करने की साहस नहीं कर सकता। कश्मीर में इस्लामिक राष्ट्रीयता, गजवाए हिंद, कश्मीरी क्षेत्रीयता के आधारित प्रेरणा मौजूद है। भारत और पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को 2 टुकड़े करके कब्जा किया है। इस कश्मीर को मुक्त करने के लिए अल्लाह द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता सेनानी है हम, ऐसा स्थापित धारणा है। गजवाए हिंद के जिहाद में भागीदारी। गैर इस्लामिक सभी काफिर है, इन्हें मारना पुण्य है न कि पाप। यह हराम नहीं, हलाल है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आशा। इस्लामिक जगत, उनको लगता है कि इस्लामिक जगत उन्हें मान्यता देता है। चीन समर्थन देता है, पाकिस्तान उनकी सहायता करता है।
सेना और आतंकवादी संगठनों की प्रेरणा की तुलना नक्सलवाद आंदोलन, पूर्वोत्तर विद्रोह, खालिस्तानी उग्रवाद और कश्मीर आतंकवाद की प्रेरणा काफी गहराई से स्थापित है। इसके विपरीत भारत की सेना विभिन्न धर्म, क्षेत्र, सभ्यता, संस्कृति और भाषा में विभाजित है। केवल भारत माता की जय जैसी नारों से वह स्तर की प्रेरणा स्थापित करना संभव नहीं है जिसकी आतंकवादी में जड़ें मजबूत है। अनुशासन, प्रशिक्षण और नियमों के दायरों में रहकर सैनिक निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन युद्ध केवल आदेशों का पालन करने से अधिक त्याग, अधिक बलिदान, अधिक समर्पण, अधिक कौशल के प्रदर्शन का मांग करता है। यह त्याग, समर्पण और युद्ध के उत्कृष्ट प्रदर्शन केवल सैनिकों के लिए नहीं होता, बल्कि इसे पूरे सैन्य संगठन, न्यायपालिका, विधायिका, समस्त राष्ट्र द्वारा की गई सुरक्षा, सद्भावना, श्रद्धा, प्रेम और सम्मान से प्रेरणा मिलती है। एक बार जम्मू कश्मीर से छुट्टी लेकर मैं जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुंचा। स्टेशन भीड़ भाड़ के कारण मैं आर्मी बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी आर्मी और बीएसएफ जवानों के बीच में विवाद शुरू हुआ। आर्मी सैनिक अपने डिब्बे से बीएसएफ जवानों को बाहर निकालना चाहते थे, जबकि बीएसएफ के जवान बाहर जाने से इनकार कर रहे थे। देखते ही देखते संघर्ष तेज हो गया और मामला खून खराबे तक पहुंच गया। रेलवे पुलिस और सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। सशस्त्र बलों में आपसी टकराव। बीएसएफ, आर्मी के अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, राज्य पुलिस और आर्म पुलिस के बीच भी समय समय पर ऐसे विवाद होते रहते हैं। कई घटनाओं में बड़ी जानमाल की हानि भी हुई है। ब्रिटिश शासनकाल और उसके बाद का परिवर्तन। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसी घटनाएं लगभग नहीं होती थी। तब सेना को अघोषित विशेष अधिकार प्राप्त था। ब्रिटिश शासन के जाने के बाद लंबे समय तक ऐसा कोई टकराव नहीं देखा गया। तो ऐसा परिवर्तन क्यों आया? 1970 के दशक के बाद ऐसा टकराव क्यों बढ़े? राजनीतिक हस्तक्षेप ने सशस्त्र बलों की संरचना को कमजोर किया। चेन ऑफ कमांड की योजनाबद्ध रूप को विघटित किया गया है। इसके साथ ही राज्य पुलिस को अधिक शक्तिशाली बनाया गया और बनता चला गया। सेना को कमजोर और पुलिस को मजबूत क्यों किया गया? देश की सेना को कमजोर करके राज्य सरकार की पुलिस को मजबूत करने का कारण यह है कि पुलिस व्यवस्था राजनीतिक दलों, सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन द्वारा जनता में भ्रष्टाचार, दबदबे, सुविधा और चापलूसी स्थापित करने के लिए एक तंत्र के रूप में उपयोग किया गया। सेना को सर्वशक्तिमान होना चाहिए था, लेकिन पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी बन गई। इसके कारण सशस्त्र बलों की चेन ऑफ कमांड कमजोर पड़ गई और रक्षा व सुरक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। यदि इसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो महाभारत की नारायणी सेना की तरह स्वयं सशस्त्र बलों में संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे मणिपुर, नागालैंड, जम्मू, पंजाब पुलिस और आर्मी के बीच देखा जाता है। सेना को कमजोर करने की रणनीति। अगर सेना अत्यधिक शक्तिशाली होगी तो लोकतंत्र को खतरा होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह सैन्य शासन का भय उत्पन्न हो सकता है। इसलिए देश की राजनीति ने सेना को कमजोर करने की दिशा में कदम उठाया। जब देश सेना को कमजोर बनाता है तो राजनीति हस्तक्षेप के आंतरिक मामलों में बढ़ जाती है। सेना के आंतरिक मामलों में बढ़ जाता है। सेना के पदोन्नति में राजनीति का प्रभाव बढ़ने से सेना कमजोर होती है। अयोग्य रक्षा मंत्री नियुक्त होते हैं, जिसे सैन्य मामलों की गहरी समझ नहीं होती। सेना का बजट और संसाधन घटाया गया है। अपर्याप्त संसाधनों के कारण सैन्य सदस्य और इकाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती। राज्य सरकार की पुलिस को अधिक शक्तियां मिलने से सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार और कानूनी कार्रवाइयां होने लगती है। अंधे कानून और न्याय व्यवस्था के कारण कारगिल युद्ध से वापस आए वीर सैनिकों के सेना भर्ती के पहले की मामलात के आधार पर कटघरे में खड़ा किया गया एक मामला का मैं खुद गवाह हूं। सरकारी सुविधाओं की कमी के कारण मैंने कई बार ट्रेन के टॉयलेट के कोने में सफर किया है। ट्रेन टिकट निरीक्षकों द्वारा लूटे जाने का अनुभव किया है। मात्र 120 रुपए में महीने भर का राशन चलाकर सालों तक ड्यूटी निभाई है मैंने खुद। देश को जवानी देकर शरीर को झोंक दिया। अधिकारियों का अत्याचार सहा, पुलिस की मार खाई, ट्रेन में लूटा गया, घर पर अनुशासनहीन बच्चों को अकेले बड़ा किया, बूढ़े सैनिकों के लगभग खाली हाथ घर लौटते देखा है। अपर्याप्त संसाधनों और असुरक्षित भविष्य के कारण घर छोड़कर भागी हुई पत्नियों के फौजी पति को भी देखा है। अब यह सैनिक जो अपनी ही देश की पुलिस से मार खा चुका है, न्यायिक व्यवस्था से ठगा गया है, अपने ही परिवार से छला गया है, अपने सैन्य अधिकारियों द्वारा शोषित हुआ है, अपनी यूनिट से भी सुरक्षा नहीं पा सका है, उसकी झुकी हुई नजर और हारी हुई मानसिकता किसी मोटिवेटेड आतंकवाद की तुलना में त्याग, बलिदान, समर्पण और वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकती।
आज जो सेना हमें दिखती है वास्तव में ये चमकती वर्दी के अंदर एक चौकीदार में बदल चुका है। आप और हम इस देश की सेना के गौरव को पुनः स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गोरखा। स्विमिङ, मनोरञ्जन, पिकनिकको निम्ति, डेटिङ, मिटिङ, ब्याचलर पार्टीको निम्ति, योगा अभ्यास, ललिपप तालिम अनि प्राकृतिक चिकित्साको निम्ति, स्कुल पारिवारिक पिकनिक वा पुराना साथीहरूको भेटघाटको निम्ति, होमस्टे, फार्मस्टे अनि कृषि तालिमको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। नेचर भाइब्स होमस्टे कम स्विमिङ पुल, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 8972674416, 8972314764।